अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा हाउस सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन का किया इफ्तिताह। हाउसिंग स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब होगा। 5 लाख रुपए से दी जाएगी मदद। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश और BRS एमएलए कौशिक रेड्डी को आज पुलिस ने किया गिरफ्तार। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन को किया गया मुंतकिल। कांग्रेस हुकूमत के मुबैना जुल्म ज़्यादती के बावजूद अवाम की खातिर BRS लीडर और कारकुन कर रहे हैं एहतजाज। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने पार्टी कारकुनों की सताइश की। रेवंत रेड्डी ज़ू पार्क ताराम का 6 लाइन फ्लाईओवर का 9 दिसंबर को करेंगे इफ्तिताह। नए ब्रिज के जरिए ट्रैफिक के बहाव में होगी आसानी। गौतम अडानी पर बदनवानी के इल्ज़ाम आयद करते हुए राहुल और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने किया एहतजाज। मोदी अडानी एक है नारा लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर पहुंचे पार्लियामेंट। महाराष्ट्र में आज बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का ले लिया हलफ। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह, मरकज़ी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने की शिरकत। और गाज़ा के नाम निहाद महफूज जोन पर ज़ालिम इसराइली फ़ौज की बमबारी, कम से कम 21 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। हमास ने कहा आलमी बरादरी इसराइल को नस्लकुशी से रोक दे। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सुबह इंदिरा हाउस सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया। हाउसिंग स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब इस ऐप के जरिए होगा। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंदिरा घर स्कीम के तहत हर गरीब को घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का नज़रिया है कि सबको अच्छा घर और कपड़ा मिले। रेवंत ने कहा कि हर हल्के में 3500 इंदिरा घर तामीर होंगे। वाज़ेह किया गया कि पहले मरहले में गरीब तरीन अफराद को तरजीह दी जाएगी। पहले मरहले में SC, ST, ट्रांसजेंडर्स और गरीब तरीन लोगों को तरजीह देने का फैसला किया गया। ఈ రెండవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే సందర్భంగా తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో, పట్టణ ప్రాంతంలోని బస్తీలలో ఉండే పేదవాళ్లకు ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకడం అనేది ఒక కళ. పేదలకు న్యాయం చేయడానికి అవసరమైన అన్ని నిర్ణయాలు పారదర్శకంగా తీసుకోవాలనేది మా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. ఆ ఆలోచనలో భాగంగా మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇండ్ల కేటాయింపులో భాగంగా 4,50,000 ఇండ్లకు 5 లక్షల రూపాయలతోని పరిపాలన అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు ఈ యాప్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా సరళీకృతంగా జరగడానికి అవకాశం కలిగింది. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ పేదలందరికీ ఇది ఒక పండుగ. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో నిజంగా పేదలు ఇంటి ముందు వెలుగులతో పండుగ చేసుకునే సందర్భము. ఈరోజు మీరు అనుకోవచ్చు లబ్ధిదారులు చాలా మంది ఉన్నారు, ఏ రకంగా ఎంపిక చేస్తారు? అత్యంత నిరుపేదలు మొదటి ప్రాధాన్యత. అత్యంత నిరుపేదల్లో దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, వ్యవసాయ కూలీలు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్జెండర్లు, వీళ్ళకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది వరుస క్రమంలో. रेवंत रेड्डी ने कहा कि सातवाहना यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम करने के सिलसिले में इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने वाइस चांसलर की जानिब से अपील पर मुस्बित जवाब दिया। रेवंत रेड्डी से यूनिवर्सिटी हुकाम ने इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने पर इजहार तशक्कुर भी किया है। ఇయాల వీసీ గారు నాకు తెచ్చిచ్చారు, ఒక లా కాలేజ్, ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కావాలా మా శాతవాహన యూనివర్సిటీ కానీ. తప్పకుండా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న శాతవాహన యూనివర్సిటీకి ఓ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఓ లా కాలేజీని ఇచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్తున్నా. ఎందుకంటే పేదవాడు చదువుకున్నప్పుడే భవిష్యత్తు ఉంటుంది. పేదవాడికి ఉద్యోగమో ఉపాధి వస్తే ఒక తరం బాగుపడుతుంది. ఆ తరం బాగుపడితే భవిష్యత్ తరాలకు వాళ్ళు ఆదర్శంగా ఉంటారు. ఆనాడు కాకా వెంకటస్వామి గారు साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव सुबह के वक्त रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी से मुलाकात के लिए बंजारा हिल्स उनके मकान पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। हरीश राव की गिरफ्तारी पर BRS कायदीन और कारकुनों ने खूब एहतजाज किया और हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने हरीश राव को हिरासत में लेकर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। BRS कारकुनों ने इस इक़दाम की मजम्मत की और इसे सियासी इंतकाम करार दिया। कौशिक रेड्डी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कौशिक रेड्डी दरअसल पुलिस में मुबैना तौर पर उनका टेलीफोन टैप करने का इल्ज़ाम लगाते
आते हुए रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस का इल्जाम है कि वो हामियों की कसीर तादाद को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस के कामों में रुकावट डालने के लिए मुदाखलत की थी। इस दौरान कविता ने हरीश राव से मुलाकात की और बाद में मीडिया से बातचीत में इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में पुलिस की हुक्मरानी चल रही है। నేను వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి మీరు ఉండండి అంటే ఏసీపీ గారు రమ్మన్న మీదట అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన మీదట వారు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినారు. ఒక శాసనసభ్యులు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్ ఏసీపీ గారు ఉండి మరి కంప్లైంట్ తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది. అక్కడ దాకా పోయినాక ఏసీపీ గారు లేరు, ఎస్ఐ గారు ఉన్నారు, తీసుకోండి కంప్లైంట్ అని చెప్పారు. అక్కడికి వెళ్లి కంప్లైంట్ ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో సిఐ గారు కూడా కంప్లీట్ గా నేను తీసుకోను మీ కంప్లైంట్ అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మనమందరం కూడా చూడడం జరిగింది. మరి ఆ సందర్భంలో ఖచ్చితంగా నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మా హక్కు, నాకుండే గ్రీవెన్స్ ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి, పోలీస్ స్టేషన్ లో తీసుకోవాలి మా కంప్లైంట్ అని గౌరవ శాసనసభ్యులు పాడి కౌశిక్ రెడ్డి గారు ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఇవాళ కంప్లైంట్ తీసుకున్నటువంటి పోలీస్ అధికారులదేమో తప్పులేదు, కంప్లైంట్ తీసుకోవద్దు అని పోలీసులకు చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని తప్పులేదు. కానీ తిరిగి మళ్లీ మా శాసనసభ్యులు కౌశిక్ రెడ్డి గారి మీద కేసు పెట్టడం అన్నది చాలా దారుణం. అది కూడా సెక్షన్లు పొద్దున్నుండి ఇప్పుడొకటి రేపొకటి అన్నట్టు అర్ధగంటకు ఒక సెక్షన్ మార్చుకుంటూ పొద్దున్న 10కి అరెస్ట్ చేసిన కౌశిక్ రెడ్డి గారిని ఇప్పటి వరకు కూడా రిమాండ్ తీసుకెళ్లకపోవడం అన్నది డెఫినెట్ గా అన్యాయం. కేవలం 5 తర్వాత కోర్టులు మూసేసిన తర్వాత మా శాసనసభ్యుల్ని మరి కంపల్సరీ డిటెన్షన్ లో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో అరెస్ట్ చేసి ఒక్క రోజన్నా జైల్లో పెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ జాప్యం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం అని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం. మరి వారిని చూడడానికి వెళ్లిన మా సీనియర్ శాసనసభ్యులందరినీ కూడా ఇవాళ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని కావచ్చు, హరీష్ అన్నన్ కావచ్చు, మరి ఇంకా చాలా మంది శాసనసభ్యులు వివేకన్న గారు అట్లానే మా సంజయ్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం చాలా దారుణం. మేము ఇవాళ ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर ने पार्टी कारकुनों की सताइश की जो कांग्रेस हुकूमत के मुबैना जुल्म ज़्यादती के बावजूद अवाम की खातिर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। केटीआर ने कहा कि साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक बीआरएस पार्टी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखेगी। సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎక్కడికక్కడ ఖండాంతరాల్లో ఉండే మా తమ్ముళ్ళు మా చెల్లెళ్ళు కూడా చాలా మంది మరి పార్టీ ఉండాలా, ఖచ్చితంగా తెలంగాణకు శ్రీరామ రక్ష అంటే కేసీఆర్ నాయకత్వం అని చెప్పి బలంగా నమ్మి వాలంటరీగా పనిచేస్తున్న తమ్ముళ్లకు చెల్లెళ్లకు సోషల్ మీడియా సైనికులకు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతిరోజు కాంగ్రెస్తో తలపడుతున్న మా కార్యకర్తలకు కేసులకు వెరవకుండా ఇవాళ సింహాల్లాగా పోరాడుతున్న మా నాయకులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొక 4 ఏళ్లు ఈ పోరాటాన్ని ఇంకా ఉధృతంగా తీసుకుపోదామనే ఒక కేసీఆర్ గారి సూచన, కేసీఆర్ గారి భావన కూడా మీకు తెలియజేస్తూ और इस दौरान साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज केस के मामले में अदालत ने उन्हें गिरफ्तार न करने के लिए अहकामात जारी किए। अलबत्ता कहा गया कि पुलिस तहकीकात जारी रख सकती है, इसलिए हरीश राव को ताउन करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा हरीश राव के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने वाले गौरनामी शख्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत को मुलतवी किया गया। वाज़ह है कि हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक ताजर की जानिब से की गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने हरीश राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके खिलाफ हरीश राव ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने ये अहकामात दिए। जंग आज़ादी में मुसलमानों के रोल पर मुश्तमिल किताब जिसका उन्वान लहू अब भी बोलता है कि अंग्रेज़ी तर्जमे की रस्म इजरा रविंद्र भारती हैदराबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने अंजाम दी। इस तकरीब में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी के अलावा मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल जामिया, मुख्तलिफ कारपोरेशन के सुदूर नशीन ने भी शिरकत की। मल्लू भट्टी ने ब्लड स्पीक्स टू किताब को वक्त की ज़रूरत करार दिया। किताब से शाहनवाज अहमद कादरी ने लिखी, उन्होंने भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया। ये किताब इस मुल्क की आज़ादी को अंग्रेज़ों से छीनकर हिंदुस्तानियों में हुकूमत करने के लिए नहीं लाई गई थी। ये किताब उन लोगों के लिए भी लाई गई है जो लोग बगैर किसी कुर्बानी के आज अपने आप को इस मुल्क का मालिक समझने लगे हैं, जबकि डेमोक्रेसी में मालिक कोई भी नहीं हुआ करता। लेकिन आज लोग अपने आप को
मालिक समझने लगे हैं। मैं बहुत ही लंबे दिनों तक सियासत में रहा, बहुत आंदोलन किया, लेकिन मुझे लगा कि ये आंदोलन तो बहुत लोग कर रहे हैं, कागज पर कलम का आंदोलन बहुत लोग करने से कतरा रहे हैं, और खास करके मुस्लिम आंदोलन। आप सभी जानते हैं कि इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात रहती और बसती, जिनमें से एक इंसान। अगर आप गौर करें तो फिजा में रहने वाली भी एक मखलूक है, समंदर में बसने वाली भी एक मखलूक है, ज़मीन की खुश्की पर रहने वाली भी एक मखलूक है, मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात है। लेकिन क्या कभी आपने देखा परिंदों ने आपस में खून रेजी की है? क्या कभी आपने देखा कि खुश्की में रहने वाले हरणों ने कभी आपस में खून रेजी की है? कभी आपने देखा कि शेर जी फाड़ करने वाला और दूसरों को जो है सताने खा जाने वाला है? क्या शेर एक जंगल में रहने के बाद कभी आपस में खून रेजी की है? कहीं आप ये बता सकेंगे कि ये अक्ल से महरूम मखलूक होने के बावजूद, इल्म से महरूम होने के बावजूद, तहजीब से महरूम होने के बावजूद ఆ తర్వాత వారు కాలక్రమేణా రచయితగా రూపాంతరం చెంది ముందు తరాలకి ఖాద్రి గారి రచనలు అందించాలని, ఆ అందించినటువంటి రచనలు మార్గదర్శకంగా నిలిచే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. మరి ఈ పుస్తకం ఆవిష్కరణ చేసే సందర్భంలో కానీ, లేకపోతే ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణకి నన్ను రమ్మన్నప్పుడు కానీ నేను చాలా సంతోషంగా తప్పనిసరిగా వస్తానని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఈ సువిశాలమైనటువంటి భారతదేశంలో అనేక మతాలు, అనేక కులాలు, అనేక వర్గాలు అందరూ కలిసి పోరాటం చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి భారతదేశం. ఈ ఆనాటి పోరాటం ఆ రకంగా అందరూ కలిసి పోరాటం చేసి ఉండకపోతే हिंदुस्तान की आज़ादी में तय एक नीति के तहत आज़ादी के आंदोलन से नादारत रहे। 1925 को बनी हुई आरएसए, 1947 को आज़ादी मिली है। बीच के समय का इतिहास पूछिए, इन्होंने क्या क्या किया, और मुसलमानों को देशद्रोह का ठप्पा, नाम सुना नहीं किसी का भी कि तुरंत उसकी तरफ शक की निगाह से देखते। आपने मॉब लिंचिंग की बात की, ट्रेनों में गाड़ी या इस तरह के वेश परिवेश करके चलने की आज आफत आ चुकी है। मुझे लोग हिदायत देते हैं कि आपका भी हुलिया कोई मियाँ लोगों से कम नहीं है। मैंने कहा मैंने ये जानबूझ के रखा है, और भी ऐसी 10-12 टोपियाँ हमारे पास में अलग अलग तरह की, क्योंकि और हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि कपड़ों पर से वो पहचाने जाते हैं, खाने पीने से पहचाने। लानत है ऐसी आजादी को। 77 साल की आजादी के बाद में मत सहज हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। मोहतरम हज़रात, आज हमारे लिए बेपनाह खुशी और मसर्रत का मकाम है कि हैदराबाद की उस तारीखी सरजमीन पर लहू बोल रहा है जिसने हमेशा लहू की कदर व कीमत को पहचाना है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिना कुर्बानी दी। हैदराबाद की सरजमीन वो सरजमीन है, और बशमूल हैदराबाद दक्कन, कि मैं अक्सर व बेशतर ये कहा करता हूँ कि न जाने बेखुदी में तुझको कितनी बार छेड़ा है, मगर है जुल्फ़े जाना तू कभी पर हम नहीं होती।
इसी मुद्दत में यादें बेशुमार आई भी गुजरी भी, मगर अर्ज़े बतन क्यों याद तेरी कम नहीं होती। मौजूद सामीन, एक तारीखी दस्तावेज की आज रस्मी इजरा हो रही है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जू पार्क का आराम घर 6 लाइन फ्लाईओवर का इफ्तिताह 9 दिसंबर को करेंगे। इफ्तिताह में ताखिर की वजह जू पार्क की मेन गेट के रूबरू फ्लाईओवर से मुत्तसिल सर्विस रोड की अदम तामीर को बताया गया है। अचानक फ्लाईओवर के इफ्तिताह की इत्तला के साथ ही बल्दिया का टाउन प्लानिंग अमला हरकत में आ गया और जू पार्क के रूबरू तकरीबन 17 मलगियों, होटलों और दीगर कारोबारी इमारतों को ढाने का आगाज़ हुआ। ताहम इंहदामी कार्रवाई और सर्विस रोड की तामीर के लिए 1 हफ्ता लग सकता है। बल्दिया की इंहदामी कार्रवाई से जू के रूबरू होटलों का कारोबार मुतासर होने की भी इत्तला मिली है। ताहम इस नए ब्रिज के तामीर से ट्रैफिक के बहाव में आसानी का इम्कान है। घर घर सर्वे के दौरान बाज़ इलाकों में सर्वे टीम के ना पहुंचने की शिकायत सामने आ रही हैं। कांग्रेस की 6 जमानतों पर अमलावरी के सिलसिले में भी लोगों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने शहर हैदराबाद के इलाकों कारवान, राजेंद्र नगर और दीगर महलेजात का तफसीली दौरा किया, मुकामी लोगों से बातचीत की, जहाँ लोगों ने बताया कि सर्वे की टीमें उन तक नहीं पहुँची हैं। कांग्रेस की स्कीमात के हवाले से भी लोगों ने सियासत टीवी से बातचीत की। यहाँ पे राजेंद्र नगर पिलर नंबर 208 पे जी अभी तक यहाँ पे कोई सर्वे वाले भी कोई और कोई ऑफिसर नहीं है। अच्छा। और कोई सर्वे नहीं है अब तक। अच्छा। कोई टीम भी नहीं है अब तक। अच्छा। बाय मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील है, ख़ास करते ये तमाम जो मसाइल है और जो सर्वे का जो मसला है या रोडम का मसला है, यहाँ के सीवरेज लाइन का मसला है। और बात इस ताल्लुक़ में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद में, तेलंगाना में अब सर्वे रात बात का सर्वे हो रहा है, लेकिन कोई टीम आज तक ये है हमारे इलाके में नहीं आई। ये एरिया का नाम ये हीरानगर एरिया है जो राजेंद्र नगर म्यूनसिपलिटी से मुंसलिक है। इस ताल्लुक़ में अभी तक कोई सेंसस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस ताल्लुक़ में भी हुक्काम को गौर करना चाहिए और तवज्जो करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। ये कारवन के एरिया में अभी तक सर्वे नहीं हुआ। लोग आ रहे आजू बाजू के घर पे पूरा सर्वे करे, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई नहीं करे। बाजू में आए थे हम लोग, बोले तो आते आते बोले, अभी तक नहीं आए। और ये जैसे कि लाइट फ्री, गैस पे पैसे आते ये वो बोले। लाइट का तो फ्री हुआ, लेकिन गैस पे कुछ भी पैसे नहीं आ रहे। 1000 रुपये में ही सिलेंडर आ रहा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। यहाँ का एड्रेस बताइए। यहाँ का एड्रेस है तालीम की मस्जिद कारवन, 13/6/605। तालागड्डा महबूब कॉलोनी में रहते हैं और 3-5-431 रोड नंबर है घर का जी। हमारे पास अभी सर्वे नहीं हुआ सर। अभी जी तकरीबन जगह होगा सर्वे, अगर अपने पास अभी तक नहीं हुआ सर्वे। कब आते क्या है नहीं मालूम हो रहा। आज तारीख क्या है? 4 दिसंबर है, मगर अभी तक सर्वे का कोई आदमी आया नहीं, पूछा नहीं घर पे आके कब होता है कैसा। मोहम्मद अब्दुल खलील अहमद, 13/6/603 तालीम मामलापुर कारवान साव कारवान जी मकान। यहाँ पर सर्वे वाले मरदमशुमारी वाले आए नहीं भाई, डोर टू डोर जी। अदबन गुजारिश है, राशन कार्ड के वास्ते, पर्जा पालना के वास्ते जो दरख्वास्त दी है उसके ऊपर मैं अमल में नहीं आई। राशन कार्ड भी नहीं मिला हमको, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी नहीं मिला, खाली लाइट नल का ही चाह रहा 0 खाली। अदबन गुजारिश है यहाँ डोर टू डोर आके सर्वे करे तो बेहतर रहता। सुन रहे सीएम साहब तो बहुत वो दे रहे, मगर ये लोग अमल कर रहे नहीं। लोग कितने घर हैं यहाँ पर टोटल? 100 दिए भाई लोगों को, यहाँ से वहाँ तक 13/6/603 में नहीं, आजू बाजू आ रहे हैं बराबर। हम लोग वहाँ देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। तो डोर आए तो बेहतर रहता भाई। लोग आधार कार्ड लेते हैं, वो भी आधार कार्ड भी हो, नल का भी हो, गैस कनेक्शन है, राशन कार्ड भी है। सुन रहे आके डोर टू डोर लोग आए तो बेहतर रहता भाई। जो भी हो सका हम दब के दायरे में काम कर। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ आज शहर हैदराबाद के इलाके सैदाबाद में ईदगाह उजालिशा के हाथे में लड़कियों और ख़वातीन की जानिब से दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में ख़वातीन मौजूद थी। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और इसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा दोहराया गया और मुसलमानों से काबिल गफलत से जागने की भी अपील की गई। 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन है। इस दिन हमारी 500 साला क़दीम तारीख़ी बाबरी मस्जिद को संघ परिवार ने हुकूमत
अदलिया, इंतज़ामिया और पूरी दुनिया के सामने शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के सानहे को आज 32 साल पूरे हो रहे हैं। इस तवील अरसे के बावजूद भी हम मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत का ज़ख्म हमारे सीनों पे ताज़ा है और उसकी बाजियाबी और तामीर नौ का जज्बा हमारे दिलों में ज़िंदा है। आज 5 दिसंबर 2024 को ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद हैदराबाद में मुनक़िद ख़वातीन और तालिबात के इस दुआया इज्तिमा के ज़रिए से हम इस बात का इजहार करते हैं और इस बात का अज़्म करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और उसकी जिद्दोजहद उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हमारा ये अटल मौक़िफ़ है कि बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। सब क़ानूनों से बाला व बरतर क़ानून अल्लाह के क़ानून के मुताबिक बाबरी मस्जिद की मिल्कियत पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा और हम इस बात का यकीन रखते हैं कि एक दफ़ा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फ़र्श से लेकर अर्श तक क़यामत तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। हम मुसलमानान हिंद को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ़ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान में हमारी तमाम मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे ईमान, तशख़्ख़ुस और सलामती का मसला है। हम 30 साल से ये बात लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन लोग अपने मफादात, डर और खौफ की बिना पर इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज जबकि पूरे हिंदुस्तान भर की गली कूचों की मस्जिदें, खानखाहें, दरगाहें महफूज नहीं है। ओलिव हॉस्पिटल हैदराबाद में एक शख्स की कामयाब एंजियोग्राफी की गई। दूसरी मरतबा है कि मरीज़ को दिल के इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर CH प्रवीण ने कहा कि मरीज़ को गुर्दों का भी आर्जा था, इसलिए मुकम्मल एहतियात के साथ ऑपरेशन अंजाम दिया गया और कामयाब सर्जरी के हवाले से मीडिया के लिए बयान भी जारी किया गया। ये सेकेंड टाइम हुआ है। मैंने एक पेशेंट देखी जिसको चौथी बार भी हार्ट का सर्जरी रिपीट किया है हमने। इसका जो कितने बार किसी पेशेंट को सर्जरी ऑफर किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन कि उनको क्या क्या खून के रगों में ब्लॉक है और कौन कौन से खून के रग यूज हो चुके हैं। ये पर्टिकुलर पेशेंट में जो हड्डी के बाजू एक खून का रग होता है वो यूज हो गया है और एक उन्होंने दूसरा रग हाथ से निकाला है, हाथ में से खून का रग लेके यूज कर लिया था। तो अब इस बार हमारे पास क्या क्या बचे हैं, कहाँ से खून का रग निकाले और कहाँ डाले, ये हमारा प्लानिंग रहता है। तो इस पेशेंट में हमने ये हाई रिस्क सर्जरी ऑफर करके हमने ये दूसरी सर्जरी की। इस सर्जरी के दौरान हमको पता चला कि उनके किडनी में बहुत खराबी है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई थी, तो उनके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे थे और उनको शुगर्स बहुत ज़्यादा थे जो कंट्रोल नहीं हो रहे थे दवाइयों से जो वो खा रहे थे। तो हम लोगों ने उनको ICU में रखा, थोड़े दिन उनके किडनी के कंडीशन को और शुगर्स को कंट्रोल किया और हाई रिस्क सर्जरी ऑफर किया। ये सर्जरी हम लोग को तकरीबन 8 घंटे लगे करने में और अच्छी बात ये थी कि इस सर्जरी के दौरान हमने एक भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, खून की बिल्कुल यूज़ की नहीं गई। और पेशेंट का चूंकि किडनी खराब था, ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने एकदम केयर लेके उनके हार्ट या ब्लड वेसल्स को इंजूर नहीं किया। और इस दौरान हमने IABP या पंप, मतलब हार्ट को बंद करके किया जाता है, ऐसे डिफिकल्ट सर्जरीज में हार्ट को बंद कर दिया जाता है काम, हमने हार्ट को चालू रखते हुए उसी में ऑपरेशन किया है। जैसे कि अभी मैकेनिक के पास आप गाड़ी ले जाओगे तो वो गाड़ी बंद करके इंजन रिपेयर करता है, इंजन के चालू रहते वक्त हाथ घुसा भी नहीं सकते ना अंदर, लेकिन हमने चलते हुए हार्ट में ये ऑपरेशन किया है जो इस पेशेंट के लिए बहुत सही था। तो पेशेंट का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो गया। जो भी 3 उनके खून के रग बंद थे, हर 3 खून के रग को खून दे दिया गया है और ये पहली बार है कि पेशेंट का पूरा ये जो सिम्टम है।
तेलंगाना के जिला मुलुक में पेश आए सड़क हादसे में 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस लारी से टकरा गई। इस हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से चंद की हालत नाजुक भी है। इत्तलात के मुताबिक आरटीसी बस हनमकुंडा की जानिब जा रही थी। इस हादसे में 15 मुसाफिर शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें हस्पताल को मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के बाद मुलुक वरंगल हाईवे पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया और ट्रैफिक को बहाल करने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी के दीगर के अरकान ने आज मोदी अडानी एक नारा लिखी हुई टी शर्ट पहनकर ऐवान पहुंचे। उन्होंने सनतकार गौतम अडानी पर बदमानी के इल्ज़ाम लगाए और मामले की जांच का मुतालबा किया। इस मौके पर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। राहुल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गौतम अडानी की मदद कर रहे हैं और इस मामले की वसी पैमाने पर जाँच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मोदी अभी भी अडानी मामले की तहकीकात कराएंगे तो वो ख़ुद इस मामले में कसूरवार रहेंगे। वो इसी दायरे में आते हैं, इसीलिए वो तहकीकात से घबरा रहे हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ मौजूद थी। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। कांग्रेस रुकने पार्लियामान प्रियंका गांधी ने कहा कि लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा वायनाड के लिए पैकेज ज़रूरी है ताकि मुकामी अवाम को भरपूर अंदाज में राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी नुमाइंदगी की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मरकज़ी हुकूमत मुतासरा इलाकों और मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। We have given representations to the Prime Minister also, Home Minister also. The devastation that has happened in that area is complete. It is a small area in which whatever was in the way of the river, when the river changed course, it has taken away. So it is not just a question of people losing one member of a family or maybe some part of their home or some part of their life. The people who are affected have lost absolutely everything. There are people who have lost every member of their family, young children. They have no support system. And in such circumstances, if the centre cannot step up, then it sends a very bad message to the entire country actually. And especially to the victims. The Prime Minister visited, he met the victims. I personally spoke to them, and even after he met them, they expressed that now he has come, maybe we will get some relief from the centre. 4 months have passed and that relief has not been forthcoming. So I have appealed to the Home Minister and he's listened to us very kindly. I have appealed to him that we rise above politics and truly recognize the pain and the suffering that these people have gone through. Because the suffering is immense. As I said, there are children who have lost every single member of their family. Who can they turn to if they cannot turn to Government of India, if they cannot turn for any help or assistance? Houses have been washed away. Everything has been washed away. So it is just on behalf of all the MPs of Kerala, it was our appeal to them that they should consider this very seriously and be more forthcoming with the relief so that these people can rebuild their lives. जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में सेकुलर अक़दार को बाकी रखना ज़रूरी है। उन्होंने कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने समेत अहम उमूर पर बयान दिया और ये भी कहा कि मुसलमानों के इदारे और मसाजिद पर हमले जारी हैं और मुसलमानों को हिरासा भी किया जा रहा है। हक है। अब ये क्यों एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दरसगाहों को, हमारी मस्जिदों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? मैंने बार बार ये कहा है, ठीक है ना, आप कहते हो आप मुसलमानों को अपीज नहीं करोगे, मत करिए अपीज, हम अपीजमेंट नहीं मांगते, लेकिन अपीजमेंट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें निशाना बनाइए। डोंट टारगेट अस in the name of not appeasing us. Don't victimize us. Going after our mosques, going after our shrines, going after our way of practicing our religion, you are victimizing us. And this is not the India that Jammu and Kashmir was a part of. This is not the India our founding fathers envisaged. This is not the India that has the word secular in its constitution. जब तक है इसको secular रखिए, अगर नहीं रखना है तो चलिए ना, आप पार्लियामेंट से अगर इसको निकाल सकते हैं निकालिए, फिर क्या है। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की हलफबरदारी से कबल अपने बयान में शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि एकनाथ शिंदे का दौर ख़त्म हो गया, बीजेपी ने उन्हें इस्तेमाल कर लिया और अब वो कभी दोबारा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। संजय रावत ने भी कहा कि शिंदे की शिवसेना भी तोड़ी जा सकती है।
बात ऐसी है कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। उसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्यों को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं, और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए, इतना मैं कहूँ। बात ऐसी है कि एक प्रोटोकॉल, एक राष्ट्र शिष्टाचार होता है, सबको बुलाया जाता है, देख लेंगे शाम तक। एक और अहम खबर की जानिब चलते हैं। महाराष्ट्र में आखिरकार आज बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह, मरकजी वज़रा और दीगर कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। अबूरी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को राज़ी करने के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलेक्शन में कामयाबी के बावजूद चीफ मिनिस्टर की हलफबरदारी में इसी वजह से ताख़ीर होती रही। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने इस मौके पर डिप्टी सीएम के ओहदे का हलफ लिया है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गाज़ा के इलाक़े खान यूनिस में इसराइली फ़ौज ने नाम नहाद महफूज जोन यानी सेफ जोन पर बदतरीन हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 21 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इस बदतरीन हमले में ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान हमास ने अरब और इस्लामी हुकूमतों, अक़वाम मुत्तहिदा और इसके इदारों से शहरियों के खिलाफ मुआसरे और नस्लकुशी को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा दोहराया। हमास ने कहा कि शहरियों के घरों पर ज़ालिमाना बमबारी जारी है, ज़बरदस्ती नकल मकानी की जा रही है। ये सब कुछ नस्ल कुशी के जुर्म का सिलसिला है जो गाज़ा में 425 दिनों से जारी है। हमास ने बयान में कहा कि मुजरिम जालिम इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म अंदाज में नस्ल कुशी जारी रखे हुए है। आलमी इदारों और उसके मुतालबात की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि काबिज़ हुक्काम जंगी मुजरिमों नेतन्याहू और गैलेंट के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी के इजरा के बावजूद जंगी जुर्म का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा हाउस सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन का किया इफ्तिताह। हाउसिंग स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब होगा, 5 लाख रुपए से दी जाएगी मदद। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश और BRS एमएलए कौशिक रेड्डी को आज पुलिस ने किया गिरफ्तार। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन को किया गया मुंतकिल। कांग्रेस हुकूमत के मुबैना जुल्म ज़्यादती के बावजूद अवाम की खातिर BRS लीडर और कारकुन कर रहे हैं एहतजाज। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने पार्टी कारकुनों की सताइश की। रेवंत रेड्डी जू पार्क ताराम का 6 लाइन फ्लाईओवर का 9 दिसंबर को करेंगे इफ्तिताह। नए ब्रिज के जरिए ट्रैफिक के बहाव में होगी आसानी। गौतम अडानी पर बदअनवानी के इल्ज़ाम आयद करते हुए राहुल और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने किया एहतजाज। मोदी अडानी एक है नारा लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर पहुंचे पार्लियामेंट।
महाराष्ट्र में आज बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का ले लिया हलफ। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह, मरकजी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने की शिरकत। और गाजा के नाम निहाद महफूज जोन पर जालिम इसराइली फौज की बमबारी, कम से कम 21 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने कहा आलमी बरादरी इसराइल को नस्लकुशी से रोक दे। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।